मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ है मणिशंकर ऑयल्स जयपुर के प्रमुख डॉक्टर मनोज मुरारका। सरसों और सरसों तेल के उत्पादन, मांग और प्राइस को लेकर के मुरारका से हमने बात की। सरसों और सरसों तेल सेक्टर के ताज़ा हाल को ए टू जेड में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में वंदन अभिनंदन। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मुलाकात के लिए हमें आमंत्रित किया। धन्यवाद सर। मनोज जी, खाद्य तेलों के दाम पिछले एक साल में 2 गुना से ज्यादा बढ़े हैं। क्या वजह रही और अब भी भाव नीचे नहीं आ रहे हैं? देखिए, हाँ, ये हकीकत है कि पिछले एक साल के अंदर करीबन 60 से 70% इंडियन एडिबल ऑयल्स के दाम बढ़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इसके एक कारण को अपन इंडिकेट नहीं कर सकते। इसमें कई कारण का एक पूरा कॉम्बिनेशन बना के इसमें वृद्धि हुई है। सबसे पहले तो इंडिया करीबन अपना 70% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर विदेशों की में कोई भी तेजी मंदी आती है, उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन अपने को इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया में जहाँ से पाम आयात होता है, और अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा, यहाँ से जो सनफ्लावर और सोयाबीन आयात होता है, तो यहाँ की प्राइजेस में भी बहुत इजाफा हुआ था। बहुत से कारण थे, मौसम था, कुछ कोरोना की स्ट्राइक थी, लेबर प्रॉब्लम थी, उस कारण से वहाँ पे इजाफा हुआ। तो उसका डायरेक्ट एक तो अपने को यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ की इंडस्ट्रीज में, अपने यहाँ के एडिबल ऑयल सेक्टर में। दूसरा नंबर ये रहा कि जो इसमें लगने वाले पैकिंग मटेरियल है, उस पैकिंग मटेरियल में करीबन दुगने की बढ़ोतरी हो गई पिछले एक साल के अंदर। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे इसके अंदर बॉक्स लगते हैं जो कि पेपर से बनते हैं। तो इंडिया ने पेपर पल्प को चाइना को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे उसकी किल्लत हो गई पेपरों की। वैसे आप फूड ग्रेड टिन प्लेट होती है, तो इसके बहुत लिमिटेड निर्माता है अपने इंडिया में, और वो सारे एक्सपोर्ट करने लगे। तो इंडिया में जो पैकिंग मटेरियल की है, वो एक एक्यूट शॉर्टेज हो गई। तो उस कारण से उनके दाम डबल हो गए। तो उससे भी 5 से 7 रुपए का इसके ऊपर असर देखने को मिला। तीसरा रीजन है ट्रांसपोर्टेशन। पिछले एक साल में जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसने अल्टीमेटली इसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो एडिबल ऑयल की प्राइस में दिया। क्योंकि माल जहाँ पे बनता है, उसके बाद आगे माल आने के लिए और जाने के लिए दोनों में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उससे भी इसमें 3-4 रुपए की वृद्धि हुई। फिर आगे एक लेबर शॉर्टेज। जैसे पिछले एक साल कोरोना का गया, हर एक इंडस्ट्रीज वालों ने अपने 25%, 30% या 50% कैपेसिटी, कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस थी, कुछ अनअवेबिलिटी ऑफ लेबर्स के चक्कर में चलाया। तो इन सारों का एक ये कॉम्बिनेशन मिलके ये वृद्धि अपने को देखने को मिली है बाजारों में। जी, इस साल कारोबारी अनुमान के मुताबिक 80 से 85 लाख टन सरसों के पैदावार की बात हुई थी। लेकिन इसके बावजूद हम देखें तो भाव काफी ऊंचे बने हुए हैं। वजह क्या है इसकी भी? नहीं, देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि सोयाबीन, पामोलिन के भाव इतने ज्यादा इंटरनेशनल बढ़ गए हैं। वहां तो करीबन 125% की वृद्धि हुई है भाव में। तो सरसों की जो फसल है, सरसों का तेल सोयाबीन तेल से सस्ता हो गया एक टाइम पे, जैसे मार्च अप्रैल में। तो रिफाइंड की जो पूर्ति थी, वो मस्टर्ड रिफाइंड से होने लग गई। जो एक्सेस प्रोडक्शन अपने को मिला, वो पूरा का पूरा रिफाइंड बन गया उसका। तो अल्टीमेटली जो घरेलू तेल उद्योग के लिए जो सरसों की उपलब्धता रही, वो कमोबेश पिछले साल जितनी भी ही बन गई। तो इससे कोई अलग से कोई अपने को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, क्योंकि मस्टर्ड का रिफाइंड बनने लग गया था 2 महीने तक। कि कोरोना महामारी में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में सरसों तेल का यूज ज़्यादा बढ़ा, तो क्या यह भी एक जिम्मे वजह है कि सरसों तेल के दाम ऊंचे रहे, या वाकई शॉर्टेज है? नहीं, ये एकदम सत्य है कि आज भारत ने नहीं, पूरे विश्व ने ये स्वीकार किया है कि सरसों तेल एक बहुत ही हेल्दी ऑयल है। और कोरोना में भी इसके असर को माना गया है कि इसके यूज से, इसके खाने में यूज से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये कोरोना को रोकथाम में भी कहीं ना कहीं ये एक मददगार साबित होता है। डेफिनेटली उससे वो बंदे भी इससे जुड़े जो परंपरागत सरसों तेल के उपभोक्ता नहीं थे।
तो इससे एक डिमांड जरूर बढ़ी है, लेकिन उस डिमांड के चक्कर में है कोई प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, ऐसा नहीं है। हकीकत में यही है कि जो मस्टर्ड एक्सेस थी, या जो पूरी मील से सरसों तेल या कच्ची घानी जो बननी थी, उसका एक हिस्सा रिफाइंड बन गया। तो आपके पास जो उपलब्धता है वो पिछले साल से मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं हुई, ये चीज है। अब जैसे सरकार ने कहा कि 8 जून से सरसों में कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, तो इसका अब क्या असर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि रिफाइन तो शायद अब न बन पाए। जी देखिए, जो भारत सरकार ने ये जो 8 जून से सरसों तेल में किसी भी प्रकार का ब्लेंडेड को अनुमति मतलब उसको बैन कर दिया है, ये बहुत ही एक प्रशंसनीय कदम है, उपभोक्ता के हिसाब से भी और इंडस्ट्रीज के हिसाब से भी और किसानों के हिसाब से भी। पिछले 8-10 सालों में क्या हो रहा था कि आज 30% इंडिया अपना उत्पादन करती है तेल की रिक्वायरमेंट का, उसके बाद भी सरसों तेल मिल करीबन 80% तक के ऊपर ताले लग गए थे। और क्यों? कारण फॉरेन का जो भी इम्पोर्टेड ऑयल है वो बहुत सस्ता है, ब्लेंडेड की आपने परमिशन दे दी तो वो ब्लेंडेड के नाम पे सरसों तेल बोल के ही बिकता था। तो इससे जो बढ़िया निर्माता है वो उससे कॉम्पिट नहीं कर पाते थे। इस फैसले से ये होगा, जहाँ एक तरफ उपभोक्ता को स्वस्थ और बढ़िया सरसों तेल खाने को मिलेगा, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियाज भी, घरेलू इंडस्ट्रीज भी चलेगी। आज मान लीजिए कि कोरोना काल में अगर ये 30% इंडस्ट्रीज भी नहीं चलती, जो 30% आपका प्रोडक्शन है, तो आपको तेल की त्राही त्राही मच जाती, क्योंकि भारत के सारे रास्ते बंद हो गए थे, आपके पास आने का कोई जरिया ही नहीं था। तो इस बात को तो आपको जोर देना पड़ेगा कि आप अपने घरेलू उद्योग को इतना सक्षम तो रखें कि कहीं भी आपदा हो जाए तो उसमें आप अपने घर से काम चला सके। तो इस कारण से दूसरे नंबर आपकी इंडस्ट्रियल यहाँ पे पनपेगी। और थर्ड ये बात ये है कि आज तक जो तेल, सरसों तेल आपको सस्ता मिलता है, उसका कारण ये कि अमूमन साल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बिकती है सरसों, तो सरसों तेल सस्ता रहता है। तो वास्तविकता में तो वो उसका भाव नहीं बन पाया। तो इस ये कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊंचे भाव मिल रहे किसानों को, तो किसानों को अगर तिलहन के अच्छे भाव मिलेंगे तो वो जरूर उसके लिए प्रोत्साहन होंगे और आगे के लिए तिलहन की बुआई करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान करेंगे। जी, यदि अब खरीफ सीजन में जैसी की चर्चा चल रही है, सोयाबीन की बुआई बढ़ती है, तो क्या आने वाले दिनों में तेलों के दाम कुछ नीचे बनने की संभावना बढ़ेगी? ये सोयाबीन की फसल जरूर 100 से 110 लाख टन के बीच में घूमती है, कभी 90 लाख टन हो जाती है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इसका तेल जो अपने इन हैंड आता है वो करीबन 15 से 18 लाख टन है। तो अपने टोटल तेल के रिक्वायरमेंट का 10% भी नहीं है, क्योंकि 250 से 60 लाख टन की एक अमूमन रिक्वायरमेंट होती है। डेफिनेटली अगर सोयाबीन की बुआई अच्छी होती है तो हो सकता है हमको 1-1.5 लाख टन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ सोयाबीन की बुआई से ही भाव में बहुत ज्यादा असर आएगा, ऐसा मेरा अनुमान नहीं है। और इसकी क्रशिंग भी एक साथ नहीं होनी है, इसकी क्रशिंग भी 6 महीने के अंदर जाके होनी है। लेकिन डेफिनेटली अगर इसकी बुआई अच्छी होती है तो भाव में एक दबाव तो देखने को मिलेगा। जी, अब केंद्र सरकार ने भी कहा कि खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी या एग्री सेस में कमी कर सकती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। यदि सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है तो क्या आप मानते हैं कि वो उससे सरसों तेलों के भाव जो है वो नीचे की ओर आएंगे या फिसलेंगे? देखिए, ये जो कदम है इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का आज के समय में, मुझे नहीं लगता है कि बहुत फेवरेबल एक डिसीजन रहेगा, क्योंकि आप एक आत्मनिर्भर की नीति के ऊपर चल रहे हो, दूसरी ओर आप किसानों की आय को डबल करने की चाह रहे हो, तीसरी नंबर एक आप सबसे बड़े इंपोर्टर हो, आप बहुत बड़े इंपोर्टर हो पूरे वर्ल्ड मार्केट में। पूरे वर्ल्ड एडिबल ऑयल मार्केट की, वर्ल्ड की आपके ऊपर नजर रहती है। आप जैसे भी कोई ड्यूटी घटाते हो तो उसका रिएक्शन डायरेक्टली वहां पे हो जाता है। ये आप मान लीजिए एक तरह का अपन ने विदेशी निर्माताओं को और वहां के किसानों को तोहफा दे दिया। अगर यहाँ पे अपन ड्यूटी घटाते हैं तो 1-2 दिन के लिए बाजार में हो सकता है हलचल मच जाए, लेकिन उतना ही बाजार आपका फॉरेन में तेज हो जाएगा। तो ये जो ड्यूटी घटाने से इसका रिजल्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस भी ये बताता है कि जब जब आपने ड्यूटी
घटाई है तो फॉरेन के बाजार तेज हो गए, और जब जब आपने बढ़ाई है तो फॉरेन के बाजार डाउन हो गए। तो इसका डायरेक्ट एक रिलेशन है। तो इसका मुझे नहीं लगता कि बहुत सार्थक रिजल्ट मिलेगा। कुछ दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए मिल सकता है, परंतु लॉन्ग टर्म का ऐसा मुझे नहीं लगता इसका बहुत कोई परिणाम मिलेगा। तो मनोज जी, आपने कहा कि ड्यूटी घटाने का कोई बहुत लंबे समय लाभ नहीं मिलेगा, तो आप बताएं कि किसानों की आय भी बढ़े और उपभोक्ताओं को भी ध्यान में रखा जाए कि उन्हें थोड़ा सस्ता तेल मिल सके, तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं इस चीज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बताता हूँ कि एडिबल ऑयल आपकी एक एसेंशियल कमोडिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट जो है ये बहुत कम है। पूरे साल में एक व्यक्ति को औसतन 14-15 किलो ही खाद्य तेल चाहिए। मान लीजिए कि 50 रुपए पहले से बढ़े हुए हैं, तो आपके ऊपर पूरा लोड करीबन 700 रुपए का पड़ता है सालाना एक व्यक्ति पर, जो कि 2 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया। और दूसरा नंबर, एक आपको स्वच्छ और अच्छा तेल मिल रहा है उसमें। दूसरे नंबर आप बात हुई कि गवर्नमेंट को और किसानों को और उपभोक्ताओं को और व्यापारियों को कैसे सिस्टमेटिक करा जाए। भारत सरकार ने सभी खाद्य तेलों पर एक साथ जीएसटी लगा रखा है, परंतु ये गलत है। आज सिगरेट पे आप 28% टैक्स लगाते हो, कारण ये क्योंकि ये शरीर के लिए अनहेल्दी है, तो इस कारण से आपने उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा रखा है। तो आप तेलों के ऊपर सामान्यतः एक ही लगा देते हो। पामोलिन जिसमें सेचुरेटेड फैट्स 40 से 45% है, उसके ऊपर भी 5% टैक्स लगा दिया। और सरसों तेल जिसके ऊपर सिर्फ 5-7% सेचुरेटेड फैट्स है, उसके ऊपर भी आपने 5% टैक्स लगा दिया। तो ये वाली जो विसंगति है, इसको दूर करने से अगर आप जो हेल्दी ऑयल्स है उसको रिजनेबल प्राइस में अगर उपभोक्ता तक देना है, तो उसके ऊपर जीएसटी आप हटाइए। और जो इम्पोर्टेड ऑयल्स या जो भी तेल है जिसमें सेचुरेटेड फैट्स ज्यादा है, उसके ऊपर टैक्स आप ज्यादा लगाइए। इससे ना तो ना सिर्फ उपभोक्ता को एक रिजनेबल प्राइस में चीजें मिलेगी, गुणवत्ता चीज एक कॉम्पिटेटिव प्राइस में मिलेगी, बल्कि गवर्नमेंट की भी आय डबल होगी। मैंने एक रिकमेंडेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी भेजा है, जिसमें ये लिखा है कि किस प्रकार से आपकी गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी डबल हो जाएगी। दूसरी नंबर बात ये रही कि एक तबका ऐसा है जो 800 रुपए का तेल भी खा रहा है, ऑलिव ऑयल मान लीजिए या बादाम का तेल मान लीजिए। तो एक परसेंटेज इंडिया में ऐसी है जो इस प्राइस को ऑब्जर्व कर सकती है। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक रीजनेबल प्राइस दे दी जाए। जो सक्षम है वो खरीद सकते हैं, और जो अगर थोड़े सक्षम कम है उनके लिए आप पीडीएस के थ्रू माध्यम से तेल का वितरण किया जा सकता है। इससे घरेलू इंडस्ट्री भी चलेगी, किसान को भी है, और एक समय 2-3 साल के बाद आप आत्मनिर्भर हो जाओगे, तो पूरी प्राइस के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि पीडीएस के माध्यम से अगर तेल वितरण किया जाए, जीएसटी को तर्कसंगत बना दिया जाए, तो इस प्रकार से आप सभी का हित साध सकते हैं, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा इसमें। जी, ये जो सरसों तेल की कीमतें बढ़ी है, उसके बाद अगर आप पिछले दिनों का विश्लेषण करें तो ऊंचे भावों पर ग्राहकी बढ़ने का प्रतिशत कमजोर है या बेहतर बना हुआ है? जो ग्रोथ हुई तेल की डिमांड की, वो कैसी रही? देखिए, तेल की डिमांड जो है वो 2 सेक्टर से आती है। एक हाउस होल्ड सेक्टर से आती है, एक इंस्टीट्यूशनल और कॉमर्शियल सेक्टर से आती है। क्योंकि कोरोना के टाइम में जितने भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, मैरिज पार्टी इवेंट्स है, ये सारे बंद हो गए। तो इसकी एक जो हमारे पास 30% की डिमांड होती है वो एकदम स्टेगनेंट हो गई, वो करीब करीब 2%, 3% पे रह गई। और जो घरेलू डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए, फिर भी एक बढ़े हुए दाम में जो एक थोड़ा सा गरीब वर्ग है, उसने अपनी एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट वो करीबन 25% से घटाया है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल डिमांड में हमारे करीबन 40 से 50% का फर्क तो आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारत में ये कहा जाता है कि जो यहाँ का कंज्यूमर है वो प्राइस के प्रति बहुत इंसेंटिव है, यानी उसे लगता है कि सरसों तेल महंगा है तो सोया खा लो, वो सस्ता है। सोया अगर महंगा है तो लगता है कि पाम या सनफ्लावर में जाओ। इस तरह वो तेलों को बदलते रहते हैं। तो क्या इससे आपको लगता है कि बाजार में बड़ी उथल पुथल होती है तेल बाजार में, या प्राइस इंसेंटिव होना चाहिए व्यक्ति को, हेल्थ का भी मामला आता है? जी,
देखिए सर, आज पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल हो गई। उसका कारण एक ही है, क्योंकि आपका हेल्थ रिस्क पे है। कोरोना के चक्कर में हेल्थ रिस्क पे है, तो आपने किसी चीज को भी नहीं देखा। तो यहाँ पे भी ये चीज एप्लीकेबल है। आज एक आम आदमी है, उसको तेल के विषय में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। एक तो उसे ईट राइट इंडिया का एक मिशन चलाया हुआ है, उसको सही रूप से चलाया जाए और उसको बताया जाए कि ईट राइट इंडिया। तो आप ईट राइट क्या चीज ईट करें, आप समझिएगा। आप आज की डेट में वो सभी तेलों को एक ही मानता है कि सभी में एक ही से गुण होंगे, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि साहब अलग अलग तेलों में अलग अलग गुण है, और किसी तेल में अच्छे गुण होने के चक्कर में उसकी अगर 2 पैसे प्राइस अपने को ज्यादा भी, 2 रुपए ज्यादा भी देने पड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी हिचकिचाएगा। क्योंकि कोई भी उपभोक्ता अपने घर के लिए हल्का तेल का उपयोग नहीं करना चाहता। वो अपने बच्चों को सबसे बढ़िया चीज, स्वस्थ चीज ही खिलाना चाहता है, चाहे वो 2 रुपए ज्यादा ही क्यों ना लगे। जिस दिन उसको इस बात का एहसास होगा, या उसको एजुकेट कर दिया जाए कि साहब आप जो ये तेल खा रहे हैं, इन इन तेलों में ये खूबियां हैं, ये कमियां हैं, तो डेफिनेटली उसकी चॉइस करने का असर दूसरा हो जाएगा। आज की डेट में ये विडंबना है कि उसको इस विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान और नॉलेज नहीं है। ना इंडस्ट्रीज ने कभी प्रयास किया, ना किसानों ने प्रयास किया। और उपभोक्ता भी गलती है। उपभोक्ता भी जब कोई कोई ब्रांड परचेज करता है, तो उसमें सिर्फ एमआरपी और एक्सपायरी डेट देखता है, जबकि ये दोनों चीजें देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमआरपी के ऊपर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है और एक्सपायर माल को रखेगा नहीं। तो एनीवे, अच्छी बात ये भी देखना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ उसको उसके गुणों को भी देखना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर वो अपना सिलेक्शन करे, तो एक अच्छी चीज पहुंचेगी। लेकिन इसमें हो सकता है सभी का सहयोग की जरूरत है। जी धन्यवाद मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।